तो बच्चों लास्ट क्लास में आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर पढ़ा, जहाँ पे आपने 6 पॉइंट्स में कंडक्टर के बारे में सारी कहानी पढ़ ली। उन 6 पॉइंट्स में आपने एक एक करके सारी वो बातें जान ली जो कंडक्टर के अंदर होती हैं, ठीक है। उसमें एक हमने 6 पॉइंट इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग भी पढ़ा दिया था, ताकि आपको ये पता चल जाए कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो सील्ड हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई। आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखा था वहाँ पर ये सीखा था कि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो 0 होती है। ये चीज़ आपने सीखा था। वहाँ पर कितना भी चार्ज क्यों ना आ जाए उसके ऊपर, या क्यों ना उसको किसी बाहरी फील्ड में उठा के रख दिया जाए, उसके ऊपर जो फील्ड होगी वो फील्ड हमेशा क्या होगी, इक्वल टू 0 होगी। ये बात आपने वहाँ पर सीखी। अभी आज की क्लास में हम लोग क्या कर रहे हैं, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कंडक्टर्स के बारे में, मतलब एक ऐसी बॉडीज़ के बारे में जो कंडक्टिंग होती हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नॉन कंडक्टिंग बॉडीज़ के बारे में। जी हाँ, आज की क्लास जो हमारी होगी वो नॉन कंडक्टिंग के बारे में होगी। हमने आपको पार्ट 6 में लास्ट में बताया था कि आज के जो हमारी क्लास है वो टोटल फोकस्ड होगी डाई इलेक्ट्रिक के बारे में। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स के बारे में, कि डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स क्या होते हैं और इनका क्या यूज़ है हमारी फिजिक्स में। कंडक्टिंग का क्या यूज़ है ये तो समझ में आता है, कंडक्टर्स का क्या यूज़ है समझ में आता है, लेकिन जो कंडक्टिंग नहीं है उनका क्या यूज़ है, जो डाइलेक्ट्रिक्स हैं मतलब उनका क्या यूज़ है, वो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जो वास्तव में नॉन कंडक्टिंग होते हैं, मतलब ये कंडक्टर के जैसे बिहेव नहीं करते। मतलब आपने जो पिछली क्लास में 6 पॉइंट पढ़े हुए हैं ये इन पर लागू नहीं होते, पहली चीज़ तो ये, ठीक। तब ये होते क्या हैं, कैसे होते हैं, इन सब की जानकारी आपको पार्ट 6 में मिल चुकी थी थोड़ी बहुत, और आज पार्ट 7 में मिलेगी। तो आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन एडिशनल, कि पार्ट 6 तक हमने वीडियो जो है सेकंड चैप्टर का काफ़ी कुछ कंप्लीट कर लिया है। हम लोगों ने पोटेंशियल के बारे में पढ़ लिया है और कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ने चालू कर देंगे आज की क्लास में ही, ठीक है। स्वास्थ्य में थोड़ा सा उतार चढ़ाव चल रहा है, इस वजह से मैं इसमें डेली नहीं आ पा रहा हूँ, आप लोगों को पर्याप्त समय दे पा रहा हूँ। थोड़ा सा ये गड़बड़ी हो रही है हमारे साथ, ठीक है। लगातार एक तो लॉकडाउन है, दूसरा स्वास्थ्य सही नहीं है, इस वजह से इलाज में भी थोड़ी समस्याएं पैदा हो रही हैं। डॉक्टर्स का मिलना और उनसे प्रॉपर ट्रीटमेंट हो पाने में थोड़ी समस्या हो रही है, इसलिए मैं लगा हुआ हूँ किसी तरीके से अपने आप को सामर्थ्य बनाने की कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के समय को नुकसान ना होने दूँ, किसी तरीके से एक मामला सेट करता चलता रहूँ। तो चलिए आइए देखते हैं, आज फिर मैं हिम्मत करके पार्ट 7 लेकर आ गया हूँ आप लोगों के सामने। और आज का जो टॉपिक हमारा है वो है बच्चों डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, आइए हम आपको दिखाते हैं। तो हमने आपको सबसे पहले एक बात बता दी कि जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं वो पहली बात तो कंडक्टिंग नहीं होते, वो नॉन कंडक्टिंग होते हैं। नॉन कंडक्टिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कोई आपसे पूछ सकता है कि इनको नॉन कंडक्टिंग क्यों कहा जाता है। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के अंदर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या कह सकते हैं कि वेरी फ्यू, बहुत ही कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इतने कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि उनकी वजह से कंडक्शन शब्द जो है उसका होना बेकार है। जैसे एक गरीब आदमी है, ठीक, उसके पास अगर 1 रुपया है तो 1 रुपये से उसको आप अमीर घोषित नहीं कर देंगे, ठीक है। एक गरीब आदमी है, उसके पास अगर 1 रुपया है तो उसकी वजह से आप उसको अमीर नहीं कह देंगे। वैसे ही अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स जो कि नॉन कंडक्टिंग है, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो अब इसलिए से बात है नॉन कंडक्टिंग हो गए। लेकिन उनके पास अगर 2-4 फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ भी जाते हैं तो उसको आप कंडक्टिंग नहीं कह देंगे, तब भी वो नॉन कंडक्टिंग ही रहेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बच्चों आपको मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर, देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। जब हम लेक्चर ले रहे होते हैं तो किसी भी टीचर से जब लेक्चर ले रहे हो तो आप इंफॉर्मेशन गेन ना करें, आप कोशिश करें कि आप नॉलेज गेन करें। अब आप कहोगे सर इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में क्या अंतर है। देखिए इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में अंतर कहाँ से आता है और क्या अंतर आता है, इसको थोड़ा जानने की कोशिश करिएगा। इंफॉर्मेशन कुछ ऐसे होती है, ये मैं कुछ बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। इंफॉर्मेशन इज समथिंग लाइक दिस, जबकि जो नॉलेज है वो कुछ ऐसे होता है। कहोगे इन दोनों में अंतर क्या है। देखिएगा
ये इंफॉर्मेशन है, ये जितने पॉइंट्स हैं ये सब इंफॉर्मेशन है। आपको पता चला कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, आपको पता चला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, आपको पता चला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है, आपको पता चला कैपेसिटेंस क्या होता है, आपको पता चला पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। दिस इज इंफॉर्मेशन। नॉलेज क्या है? यही जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यही जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है, कूलम्ब्स लॉ है, न्यूटन लॉ है, ग्रेविटेशनल लॉ है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, जितनी भी चीज़ें हैं इन सब को आपस में कनेक्ट कर देना। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इन सब को आपस में कनेक्ट कर देना, दिस इज नोन एज नॉलेज। ये डिफरेंस है इंफॉर्मेशन और नॉलेज में। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि इंफॉर्मेशन लीजिए, इंफॉर्मेशन लेने के बाद उसको नॉलेज बनाना मत भूलिए। हमारे आज के समय पर ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई एक पैटर्न नहीं है। पैटर्न इन द सेंस एक पर्टिकुलर टीचर को फॉलो नहीं करते, या फिर एक पर्टिकुलर बुक को फॉलो नहीं करते, या एक पर्टिकुलर सिस्टम मतलब पढ़ने के तरीके को फॉलो नहीं करते। आज पढ़ लिया, कल नहीं पढ़ा, कल नहीं पढ़ा, परसों नहीं पढ़ा, इस चीज़ को फॉलो नहीं करते। इस चीज़ को फॉलो ना करने की वजह से उनके पास समस्या क्या आ रही है कि वो लोग नॉलेज नहीं गेन कर पा रहे हैं, जबकि उनको इन्फॉर्मेशन तो मिल जाती है, उसको आपस में एक सिस्टमैटिक पैटर्न में कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, जिससे वो उनके दिमाग में नॉलेज बनकर स्टोर नहीं हो पाता है। और इन्फॉर्मेशन जो होता है, कहा जाता है इन्फॉर्मेशन इज अनस्टेबल। ठीक, इसकी स्टेबिलिटी मिनिमम होती है, ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, और ये स्टेबल नहीं है तो ये आपके दिमाग में ज़्यादा दिन रुकेगी नहीं। नॉलेज स्टेबल होती है, जब आप नॉलेज गेन करते हो तो ये स्टेबल होती है। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो यू आर गेनिंग इन्फॉर्मेशन, आप इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं। फिर मैं पूरी कोशिश करता हूँ, आप मेरे वीडियो लेक्चर्स में आप एक चीज़ देखते होंगे कि मैं चीज़ों को आपस में कनेक्ट बहुत ज़्यादा करता हूँ। मैं कई बार फ्लैशबैक में जाता हूँ, जो पढ़ा के आया होता हूँ। जैसे आज की क्लास मैंने स्टार्ट की, छोटा सा एग्जांपल लेके समझाना चाहूँगा। आज की क्लास मैंने एग्जांपल स्टार्ट की, तो आज मैंने देखो आपको पहले मैंने इंसुलेट कंडक्टर के बारे में बताया, और कंडक्टर की मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। फिर देखिए कैसे मैं कंडक्टर से होता हुआ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स पर आया। मैं चाहता तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डायरेक्ट पढ़ाना चालू कर देता, कंडक्टर पढ़ा चुका था, उसके बारे में कोई जिक्र ना करता, लेकिन फिर ये जानते क्या होता, ये इन्फॉर्मेशन हो जाता, नॉलेज ना होता। तो मैं हर अपनी क्लास में इस चीज़ को नॉलेज बनाने की कोशिश करता हूँ, और ये नॉलेज जब बनकर आपके दिमाग के अंदर रहेगा तो ये स्टेबल रहेगा, और ये जब भी आपको ज़रूरत होगी एज अ फॉर्म ऑफ आउटपुट आप उसको यूज कर सकते हैं। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लगातार एक सिस्टम से वीडियोस लेक्चर्स को वॉच करिए। आपको मैंने जो वेबसाइट दी है अपनी, उस पर क्वेश्चंस मैं डाल पा रहा हूँ, ठीक, उन पर क्वेश्चंस मैं डाल रहा हूँ। प्रीवियस से बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं, उनको लगातार करिए, अपने लिए करिए, हमारे लिए मत करिए। मैं देख रहा हूँ कि जितने बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं उसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं। उनका क्वेश्चन ना करना जो है ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है, और जिसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। हाँ तो बच्चों, जो मैं कह रहा था, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। जो हमारा टॉपिक है उस पर पहुँचते हैं और उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों ने अभी तक क्लास में ये सीखा कि जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, और उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते तो क्या होता है ज़रा ये जान लीजिएगा। तो आपको ज़रा मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पर कि जो कंडक्टर्स होते हैं वो कैसे होते हैं। मैं आपको एक स्लैब देता हूँ कंडक्टर का। अभी कंडक्टर के बारे में बहुत कुछ मैंने समझाया था, लेकिन फिर भी आपको कंडक्टर के बारे में और से चीज़, थोड़ी सी चीज़ पढ़ाना चाहूँगा। ये हमारा कंडक्टर है, ठीक। आपको पता है इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, पॉजिटिव नेगेटिव भरा पड़ा है। इस कंडक्टर को मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में उठा के रख दिया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर से इधर की ओर है। आप सबको पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ चले जाते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो इस कंडक्टर की इस बाउंड्री पे आप जब देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि कंडक्टर की इस बाउंड्री पे सारा नेगेटिव चार्ज आ गया है। बहुत ध्यान सुनिएगा, जैसे ही आप एक कंडक्टर उठा के यहाँ पर रखेंगे आप पाएंगे कि कंडक्टर की इस बाउंड्री पर नेगेटिव चार्ज आ गया है, और कंडक्टर की इस बाउंड्री पर सारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यद्यपि पॉजिटिव चार्ज फ्री नहीं होता, लेकिन हम कंसीडर कर सकते हैं कि इसको जीरो पोटेंशियल भी लेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में पॉजिटिव ही कंसीडर किया जाएगा ना।
तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि सारा नेगेटिव आ गया और यहाँ पर मान लेते हैं सारा पॉजिटिव आ गया। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूँ ई की, तो वो बाहर की ओर है, बाहर है मतलब, और वो इधर से इधर की ओर है। लेकिन इसके अंदर एक नई इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। आई एम टॉकिंग अबाउट द कंडक्टर्स। पढ़ाना मुझे डाइलेक्ट्रिक है, लेकिन मैं कंडक्टर पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ मैंने बताया उसका रीजन क्या है, कनेक्ट करने के लिए। तो अब यहां पर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये और रीजन इसका ये है कि उस दिन बच्चे पूछ रहे थे कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों होती है, तो उसका सेटिस्फैक्टरी आंसर उस दिन नहीं मिला होगा, आज उसका आंसर आपको मैं दे रहा हूं। तो देखिए अंदर एक फील्ड सेटअप हो जाएगी, फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, तो अंदर एक फील्ड क्रिएट हो जाएगी, इसको हम कह सकते हैं इंटरनल फील्ड, EI। एक फील्ड अंदर क्रिएट हो गई, एक फील्ड बाहर क्रिएट हो गई। ये जो फील्ड अंदर क्रिएट हुई है, ये फील्ड एक्सटर्नल फील्ड को अपोज कर रही है। और असलियत ये है कि यहाँ पर EI जो है, इंटरनल फील्ड जो है, ये इक्वल टू है एक्सटर्नल फील्ड के। इन केस ऑफ कंडक्टर्स, क्योंकि वहाँ पर फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं और फ्री चार्ज कैरियर्स होने की वजह से इंटरनल फील्ड जो होती है वो एक्सटर्नल फील्ड के इक्वल हो जाती है। और इंटरनल फील्ड जब एक्सटर्नल फील्ड के इक्वल हो जाएगी तो इसके अंदर की जो नेट फील्ड होगी, ई नेट जिसको आप कह सकते हैं, जो नेट फील्ड हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि कंडक्टर्स के अंदर जो नेट फील्ड होती है वो हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। तो इस तरीके से आपने आज समझा होगा कि वास्तव में कंडक्टर के अंदर नेट फील्ड कितनी होती है और कैसे होती है, जीरो होती है। क्यों? तो एक बात ध्यान रखेंगे, जब कभी किसी भी कंडक्टर को किसी फील्ड में रखा जाता है, किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाता है किसी भी कंडक्टर को, तो उसके अंदर नेट फील्ड जो होती है वो हमेशा कितनी होती है, जीरो होती है। ठीक, अब बात ये आती है कि अगर इस कंडक्टर की जगह डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा जाए तो क्या होगा। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं हैं। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं हैं तो कौन जाएगा इधर और इधर होने के लिए। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स नहीं होते, लेकिन यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, लेकिन यहाँ पर मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे अगर हमारे पास HCl है, एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, HCl है, इस चीज का बना हुआ एक मटेरियल है। HCl जो होता है वो एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ही है एक तरह से देखा जाए तो अगर इसको हम देखें तो इसमें H+ होता है, Cl- होता है। ये अलग अलग नहीं होगा, लेकिन ये H+ और Cl- तो बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें उतनी फील्ड नहीं क्रिएट हो पाएगी। अब इसमें H+ जो है, ये H+ इधर चला जाएगा और Cl- इधर चला आएगा, लेकिन ये यहाँ नहीं जा पाएगा ना ये यहाँ पाएगा, क्योंकि आपस में कनेक्टेड भी तो है, ये अलग अलग नहीं है। मतलब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये फ्री नहीं है, ये आपस में कनेक्टेड है। कनेक्टेड होने की वजह से जो H+ है ये इधर की ओर अट्रैक्ट हो जाएगा और Cl- जो है इधर की ओर अट्रैक्ट हो जाएगा, कुछ ऐसा बनेगा। लेकिन ये पूरी तरीके से नहीं जा पाएंगे। जब ये पूरी तरीके से जा नहीं पाएंगे तो अंदर जो फील्ड बनती है इंटरनल, ये इक्वल नहीं हो पाती है एक्सटर्नल के। तो अंदर जो नेट फील्ड आती है वो जीरो नहीं होती है। तो ध्यान रखेंगे, डाइलेक्ट्रिक स्लैब जब किसी भी एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाता है तो उसके अंदर की नेट फील्ड जीरो नहीं होती है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको एक्सेप्ट कर लेना ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब आप इसको समझ गए हैं तो ये जान लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आप समझ गए हैं। क्या मैंने बोला कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो जीरो नहीं होती है, और इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती है। यही इसका यूज है और यही इसके एग्जिस्टेंस का एप्लीकेशन है। इसका जो एग्जिस्टेंस है, इसको जो हम पढ़ रहे हैं, उसके पीछे का रीजन यही है कि इसके अंदर नेट फील्ड जीरो नहीं होती है। इसीलिए इसका हम अपनी लाइफ में यूज कर पाते हैं। किस किस तरीके से यूज करते हैं वो तो बात का मुद्दा है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटेंस में इसका यूज किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है वहां पहुंचकर आप पता कर पाएंगे। तो ये होते हैं हमारे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, इनके अंदर की फील्ड क्या होती है, जीरो। अब आपको हम बताते हैं हमारे जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं ये होते हैं दो टाइप के। इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं हमारे पोलर मॉलिक्यूल्स और एक हमारे होते हैं नॉन पोलर। पोलर और नॉन पोलर। देखिए, पोल और डाइलेक्ट्रिक शब्द में कोई अंतर नहीं है। डाइलेक्ट्रिक का मतलब ही है दो पोल वाला, ये डाइपोल जैसा ही है, दो पोल। इलेक्ट्रिक का मतलब चार्ज से ही है और चार्ज का मतलब पोल से ही है। दो पोल वाला मतलब जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हों, ऐसे मटेरियल्स जो होते हैं वो डाइलेक्ट्रिक कहलाते हैं। और जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दो चीजें हों केवल, ऐसे सिस्टम को डाइपोल कहते हैं। बात समझे? जैसे HCl, इसमें प्लस और माइनस दोनों है
तो ये डाइपोल भी है, लेकिन HCl मिलकर बहुत सारा जब मटेरियल बन जाता है तो वो हमारा डाइलेक्ट्रिक हो जाता है। और अगर HCl एक मॉलिक्यूल उठा लें तो वो हमारा डाइपोल कहलाएगा। तो डाइपोल और डाइलेक्ट्रिक में क्या अंतर है ये जानना जरूरी है। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी आप लोगों ने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में, तो उसका भी अभी हम जिक्र करेंगे। इस चीज़ का भी ध्यान रखना आपको कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में भी हम बात करेंगे इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, क्योंकि मैंने वहाँ आपसे प्रॉमिस किया था कि सेकंड चैप्टर में आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में बताऊंगा। तो पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल दो तरीके के हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। आइए इन दोनों मॉलिक्यूल्स को हम थोड़ा ध्यान से समझें कि पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बारे में बताया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे जो मॉलिक्यूल्स हैं ये हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब इनको देखकर कैसे आप जान गए? एक्चुअली होता क्या है कि जैसे हमारा हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का एक जो एटम होता है वो उसके दूसरे एटम के ऊपर कॉन्साइड कर जाता है। कॉन्साइड का मतलब एक के ऊपर एक, मतलब दोनों एटम के जो सेंटर होते हैं वो कोसेंट्रिक कह लीजिए या कह लीजिए कॉन्साइडिंग होते हैं। इसलिए इन पर जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है और वो एक दूसरे के ऊपर होता है। इसलिए इनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं होती है। अगर इनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है तो डाइपोल मोमेंट का जो फार्मूला होता है वो 2qL होता है। तो चार्ज तो है लेकिन 2L 0 है, तो डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो याद रखें, नॉन पोलर मॉलिक्यूल को कभी डिफाइन करना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं कि जो नॉर्मल कंडीशन में, मतलब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखे गए हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0, मतलब इनको हमने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा हुआ है, ये फ्री रखे हुए हैं, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे हैव नेट डाइपोल मोमेंट इक्वल टू 0। इनका नेट डाइपोल मोमेंट अगर इक्वल टू 0 है तो ये हमारे कहलाते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स या नॉन पोलर मटेरियल्स कहलाते हैं। मतलब इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 द डाइपोल मोमेंट ऑफ द मटेरियल्स इज इक्वल टू 0, देन दे विल बी नोन एज नॉन पोलर मटेरियल्स। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी होता है, एक C होता है, ठीक, उसके आगे एक O होता है, उसके पीछे एक O होता है। तो ये तीनों क्या करते हैं? दूसरे को कॉन्साइड कर जाते हैं और जो इनका नेट डाइपोल मोमेंट बनता है 0 बनता है। या आप ऐसे देख लीजिए, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो लीनियर होता है, ठीक, CO2 होता है, CO2 ये ऐसे होता है, ठीक। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 माइनस है, यहाँ पर 2 माइनस है और यहाँ पर 4 प्लस है, 2 प्लस 2 प्लस। तो एक डाइपोल मोमेंट देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव इधर बना और एक डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव इधर बना, तो ये P1 और ये P2 दोनों इक्वल होंगे तो कितना हो जाएगा? 0। तो इनका जो नेट डाइपोल मोमेंट है कितना होता है? 0 होता है। तो जब इनका नेट डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा तो इसलिए ये क्या कहलाते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहलाते हैं। मतलब इसलिए इन पर कोई चार्ज वगैरह दिखाया नहीं जाता है। तो ये हुई बात हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की। नॉन पोलर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे हो जाते हैं ये अभी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम पोलर मॉलिक्यूल्स को जान लें कि पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो बच्चों, आपने नॉन पोलर्स को देखा कि नॉन पोलर किस तरीके से बिहेव कर रहे थे और वो किस तरीके से हमारी मतलब विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड वो किस तरीके से काम कर रहे थे। हम ये भी देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब प्रेजेंट होगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट इक्वल टू 0 होगी, तब वो कैसे बिहेव करेंगे ये भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जान लें कि हमारे पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं। अब हमारे पास बात आती है पोलर मॉलिक्यूल्स की। तो पोलर मॉलिक्यूल्स या पोलर मटेरियल्स या पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, किसी भी नाम से आप इनको जान सकते हैं, कह सकते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? तो पोलर मटेरियल्स के बारे में बात करते समय आपको मैं बताऊं, फॉर एग्जांपल HCl, ठीक, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, HCl जो कि अभी हमने लिया था। पानी भी आपका पोलर है, आपने सुना होगा केमिस्ट्री में, पानी भी आपका पोलर है। कभी आपने सोचा नहीं होगा कि इन मटेरियल्स को, इन केमिकल फार्मूलों को मैं इस तरीके से फिजिक्स में पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको जानना जरूरी है भाई, क्योंकि आप डिटेल से स्टडी जब कर रहे हैं, यू आर गेनिंग द नॉलेज, देन यू शुड नो एवरीथिंग। जब मैं बात करता हूँ HCl की, देन HCl इज समथिंग लाइक दिस, HCl। तो इसका डाइपोल मोमेंट कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों 0 नहीं हो सकता?
क्वेश्चन क्यों जीरो नहीं हो सकता? क्योंकि भाई ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ये डाइपोल हो गए और बीच में डिस्टेंस भी है, देखिए बॉन्ड लेंथ भी है, बीच में डिस्टेंस भी है, तो मतलब इनके पास चार्ज भी है, इनके पास लेंथ भी है, और चार्ज और लेंथ जब दोनों आ गए तो डाइपोल मोमेंट कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब इनके पास एक नेट डाइपोल मोमेंट होता है। तो जिनके पास एक नेट डाइपोल मोमेंट होता है उनको हम लोग पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। अब आप कहोगे सर वाटर के पास नेट डाइपोल मोमेंट क्यों होता है? वाटर के पास तो जीरो होना चाहिए, जैसे CO2 वैसे वाटर, भाई H2O है वैसे ही CO2 था। तो आपको पता होगा कि जो वाटर है उसका स्ट्रक्चर हल्का सा स्ट्रेन्ड होता है। स्ट्रेन्ड स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ? इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, ऐसे होता है। इनकी बॉन्डिंग देखोगे तो आप कुछ ऐसे होती, एक इनके लोन पेयर की वजह से इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो स्ट्रेन्ड हो जाता है। इस वजह से यहाँ पर देखिए एक पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे देखिए नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज। ये हुआ इनका सिस्टम। डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर। तो दो डाइपोल मोमेंट क्रिएट हुए, एक यहाँ पर P, एक यहाँ पर P। ये अगर एक दूसरे के अगेंस्ट होते तब जीरो होता ना, ये दूसरे से कुछ एंगल बना रहा है, इस वजह से जो नेट डाइपोल मोमेंट क्रिएट होता है वो ये आ गया। तो ये नेट डाइपोल मोमेंट जो होगा ये डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा वाटर के केस में भी। इसलिए वाटर HCl जैसे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं, अच्छा इनका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, इनका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता, लेकिन फिर भी दोनों की खासियत क्या है कि दोनों में जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है, ध्यान से सुनिएगा, इसका पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, इसके पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता। बहुत ध्यान सुनिएगा। आइए एक बॉक्स बना के आपको समझाते हैं। हम दो स्पेसिमेन ले लेते हैं। स्पेसिमेन का मतलब दो छोटे छोटे टुकड़े उठा लेते हैं, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल और एक पोलर मॉलिक्यूल का। आइए हम आपको समझाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा डिटेल स्टडी होगी और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। पोलर मॉलिक्यूल का एक पार्ट हम ले लेते हैं छोटा सा, ध्यान से देखिएगा। ये मान लेते हैं हमारा पोलर मॉलिक्यूल है, और ऐसा ही एक टुकड़ा हम ले लेते हैं, ये मान लेते हैं हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ध्यान रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मतलब E इक्वल्स टू जीरो है, यहाँ भी E इक्वल्स टू जीरो है। बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये अपने आप में स्वतंत्र है, जैसे रहना चाहे रह सकते हैं, इनमें कोई समस्या नहीं है। अब पोलर मॉलिक्यूल कैसे होते हैं हमने आपको समझाया। पोलर मॉलिक्यूल में एक पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है, और ये मिलकर बनाते हैं एक मॉलिक्यूल। एक पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है, और ये मिलकर बनाते हैं एक मॉलिक्यूल। एक पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है, और ये मिलकर बनाते हैं एक मॉलिक्यूल। एक पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है, और ये मिलकर बनाते हैं एक मॉलिक्यूल। ऐसे ही सारे मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट इसमें रहता है। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये पूरा कार्यक्रम बना रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं खुद ही, ये कोई अरेंजमेंट में नहीं है, क्योंकि ये जैसे पाते हैं वैसे अपने सैंपल में अरेंज्ड होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर कोई अरेंजमेंट फॉलो होना ज़रूरी नहीं है कि इनको एक अरेंजमेंट ही फॉलो करना है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता। ये कुछ सिस्टम है यहाँ पर, ठीक, इस तरीके से ये होते हैं। तो इनके इस तरीके से होने से इस मॉलिक्यूल का एक डाइपोल मोमेंट होता है, इस मॉलिक्यूल का भी एक डाइपोल मोमेंट होता है, इस मॉलिक्यूल का एक डाइपोल मोमेंट होता है। तो अलग अलग हर एक मॉलिक्यूल का एक डाइपोल मोमेंट होता है, इसीलिए उनको हम लोग पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट कहानी यहाँ पर जानने से क्या निकलती है, इन डाइपोल मोमेंट्स का अलग अलग होने से कोई फायदा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसका एक डाइपोल मोमेंट होगा इधर से इधर की ओर, इस वाले मॉलिक्यूल का एक डाइपोल मोमेंट होगा इधर से इधर की ओर। इसका डाइपोल मोमेंट देखा जाए तो नेगेटिव से पॉजिटिव के ऊपर की ओर। ठीक, इधर देखा जाए तो कोई ना कोई ऐसा और बैठा होगा, नहीं बैठा है तो हम लोग बना लेते हैं, इसको पॉजिटिव कर लेते हैं, इसको नेगेटिव। इसका ऊपर था तो इसका नीचे था, मतलब कोई ना कोई ऐसा दूसरा सैंपल और इसके अंदर ऐसा बैठा होता है जिसकी वजह से एक डाइपोल मोमेंट दूसरी की वजह से कैंसिल हो जाता है। तो ऐसा होने की वजह से जो नेट डाइपोल मोमेंट आ जाता है पूरे मटेरियल का, वो इक्वल टू जीरो आ जाता है। अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये जहाँ रखा हुआ है, अगर वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पूरे सैंपल का जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो भी जीरो होगा। ये खासियत है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स की। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स का नेट डाइपोल मोमेंट जो होगा वो जीरो ही होगा, भले ही उनके अलग अलग पार्ट्स का क्यों ना कोई थोड़ा थोड़ा डाइपोल मोमेंट हो। थोड़ा थोड़ा डाइपोल मोमेंट है तो उनको पोलर मॉलिक्यूल कह दिया जाता है, डिफरेंस मेंटेन दिखाने के लिए। अब बात आती है नॉन पोलर कैसे होते हैं जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। तो नॉन पोलर का सिस्टम तो बड़ा बढ़िया भैया, पॉजिटिव नेगेटिव एक ही साथ। तो जब एक ही साथ है तो डिस्टेंस ही नहीं दोनों के बीच में, तो डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? जीरो।
हर एक स्पेसिमेन का जो डाइपोल मोमेंट है कितना हो गया, 0 हो गया। हर एक स्पेसिमेन का जो डाइपोल मोमेंट होता है कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। पॉजिटिव नेगेटिव सब 0 हो गया। तो जब सबका 0 है तो नेट कितना हो जाएगा, नेट भी 0 ही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक्सटर्नल फील्ड 0 होने पर हमारा जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है वो किस तरीके से 0 होता है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स में। यही चीज़ कंडक्टर्स में नहीं होती। कंडक्टर्स की जब आप बात करेंगे तो कंडक्टर में आप देखेंगे, हमने बताया था कि बाउंड्री पर पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, एक तरफ नेगेटिव 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 आ जाता है, तो इनका एक नेट डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है। ठीक, इनका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता, इनके अंदर नेट डाइपोल मोमेंट आ जाता है। ये कहानी थी कंडक्टर की। अब हम लोग बात करेंगे अगर इसी मटेरियल को उठाकर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दें तब वहां पर क्या ऑब्जर्व करने को मिलेगा, वहां पर क्या होगा अगर उठाकर इनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दें। तो चलिए आइए इनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड में डालने के बाद ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पर क्या इफेक्ट हमें देखने को मिला इलेक्ट्रिक फील्ड में डालने के बाद। तो सबसे पहले हम नॉन पोलर को इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं। तो जैसे ही आप नॉन पोलर मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे, यही हम बगल में समझा देते हैं, इसी स्पेसिमेन को उठाकर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल देंगे, मतलब अब इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0 नहीं है, मतलब अब इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जब इक्वल टू 0 नहीं है तो क्या होगा, ये जो हमारा एक मॉलिक्यूल था, ऐसे बाहर समझाता हूँ, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था और यहाँ पर थी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ भागेगा और जो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट भागेगा। तो ये जो अरेंजमेंट है ये कुछ ऐसा हो जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड से अगेंस्ट। मतलब ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी और अंदर का जो अरेंजमेंट हो गया वो कुछ ऐसा हो गया। नेगेटिव पॉजिटिव, ये अरेंजमेंट कुछ बनके तैयार हो गया। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ नहीं हुआ है, केवल वही सारे जो मॉलिक्यूल्स थे वो फील्ड की वजह से हल्का सा आपस में खिसक गए हैं। बात समझे नहीं समझे? जैसे ये हाइड्रोजन होता है तो हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल दूसरे को ओवरलैप करता है, तो ये अब ऐसे हो जाएंगे, हल्का सा ऐसे हो जाएंगे, बस, और कुछ नहीं हुआ है। तो इसकी वजह से आप ये देखेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव क्रिएट हो गया और यहाँ नेगेटिव क्रिएट हो गया। इस बाउंड्री पर पॉजिटिव क्रिएट हो गया अगर आप ध्यान से देखें, और ये पॉजिटिव नेगेटिव दूसरे के पास आ गए और ये पॉजिटिव नेगेटिव दूसरे के पास आ गए और ये पॉजिटिव नेगेटिव दूसरे के पास आ गए और ये पॉजिटिव नेगेटिव दूसरे के पास आ गए। तो ये सब दोनों दूसरे के पास आ गए तो इनकी वजह से जो फील्ड होती है वो 0 होती है। ऐसे इनकी वजह से जो फील्ड होगी वो 0 हो जाएगी। बात समझे ध्यान से, इनकी वजह से फील्ड होगी वो 0 हो जाएगी। ठीक, लेकिन ये जो आखिरी वाले हैं, एक इधर नेगेटिव और एक इधर नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों दूसरे से काफ़ी दूर हो गए। तो एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज और बीच में दूरी भी है, तो ये कुछ एक जैसे ये और ये मिलकर एक डाइपोल बना देंगे, तो बहुत सारे डाइपोल्स का एक कॉम्बिनेशन बन गया। तो बहुत सारे डाइपोल्स का जो कॉन्फ़िगरेशन एक कॉम्बिनेशन बनकर तैयार हुआ उसी को हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कह देते हैं। और अब इनका जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो 0 नहीं है, क्योंकि इनमें एक तरफ नेगेटिव है और एक तरफ पॉजिटिव है। और सबसे बड़ी खास बात क्या है कि इनके अंदर एक नई फील्ड डेवलप हो गई है जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर है। अब सारा चार्ज कंडक्टर के केस में तो सारा चार्ज बाउंड्री पे चला गया था, इसमें चार्ज बीच में भी रह गया है। तो इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, बाहर वाली तो इधर से इधर की ओर थी, देखो अंदर जो क्रिएट हुई है वो इधर से इधर की क्रिएट हुई, लेकिन वो उतनी स्ट्रांग नहीं जितनी कि बाहर की ओर, इसलिए जो अंदर की फील्ड होती है वो डिक्रीज हो जाती है। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के अंदर जो फील्ड होती है वो 0 नहीं होती है। इनसाइड जो इनकी जो फील्ड होगी वो 0 नहीं होगी, मतलब बाहर भी फील्ड 0 नहीं है तो अंदर भी फील्ड 0 नहीं होगी। जबकि अगर यहाँ पर कंडक्टर होता तो कंडक्टर में अंदर की फील्ड 0 होती। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में अंदर की फील्ड 0 नहीं होती, लेकिन बाहर के कंपैरिजन में कुछ कम होती है। वो बाहर के कंपैरिजन में कितना कम होती है इसका जिक्र भी अभी हम करेंगे। तो आपने देखा किस तरीके से जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जाएं तो उनके अंदर क्या होता है ये आपने देख लिया। अब हम लोग ये देखेंगे अगर पोलर मॉलिक्यूल को हम उठाकर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वहां पर क्या होता है। चलिए आइए देखिए, पोलर मॉलिक्यूल्स को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है। देखिए भाई, हमने एक स्पेसिमेन कंसीडर कर लिया और उसको मान लिया कि ये पोलर है। ठीक, ये जो पोलर हमारा है मटेरियल, इसमें इस तरीके से अरेंजमेंट्स थे।
तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने का मतलब अब ये जीरो नहीं रही, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे अप्लाई करेंगे तो ये जितने भी डाइपोल्स हैं, आपने एक टॉपिक पढ़ा था डाइपोल केप्ट इन एन एक्सटर्नल फील्ड, तो ये डाइपोल्स ही तो हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने उठा के रख दिया। और डाइपोल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो याद करिए हमने क्या बताया था, एक टॉर्क लगता है। इस वाले केस में फोर्स लगता है, क्योंकि ये फोर्स ऐसे लगता है और उनको खींचकर अलग अलग कर देता है। लेकिन यहाँ पर फोर्स नहीं लगता, यहाँ पे फोर्स लगता है, यू कैन से, बट नेट फोर्स जीरो होगा। यहाँ पे लगेगा टार्क, और टार्क हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रिक जो हमारा डाइपोल होता है ऐसे हमने रखा था, याद करिए, उसको घुमा के ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कर देता है। तो ये सारे के सारे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ये वैसे ही हो जाएंगे जैसे कि वो वाला पैटर्न है। मतलब ये वाला जो है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव इधर है, निगेटिव इधर, तो ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ये है तो इधर मतलब पॉजिटिव होगा, कहीं इधर निगेटिव होगा, तो इस वाले डाइपोल का निगेटिव यहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही इस वाले डाइपोल का निगेटिव यहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही बगल में कोई आ गया, निगेटिव पॉजिटिव यहाँ आ गया। तो ऐसे ही पूरा पैटर्न बन जाता है, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, ऐसे ही पूरा पैटर्न बनकर तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से आप कुछ देख पाएंगे कि एक पैटर्न बनकर तैयार हो गया इस स्पेसिमेन के अंदर। ठीक, तो ये वाले हमारे हो गए कौन से, पोलर मॉलिक्यूल। तो आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही पोलर होते हैं वैसे ही नॉन पोलर भी होते हैं, दोनों में कोई खास अंतर नहीं होता। एक बात आपको हम बता दें कि यहाँ पे जो नेट डाइपोल मोमेंट क्रिएट होता है, जो नेट डाइपोल मोमेंट क्रिएट होता है, जो कि अब इक्वल टू जीरो नहीं रहा है, ठीक, ये सीधा प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। मतलब जितनी ज़्यादा एक्सटर्नल फील्ड आप लगाएंगे उतना ज़्यादा यहाँ पर डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे आप, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे उतना ज़्यादा जो मॉलिक्यूल्स हैं अंदर के उनकी पॉजिटिव नेगेटिव जो होंगे सेपरेट हो जाएंगे और उतना ज़्यादा यहाँ पर डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा। छोटी सी फील्ड लगाएंगे तो थोड़े कम मॉलिक्यूल सेपरेट होंगे, ज़्यादा फील्ड लगाएंगे उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल सेपरेट होंगे। इसलिए कहा जाता है कि जो डाइपोल्स होते हैं, जो डाइपोल मोमेंट होता है वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऐसे मटेरियल्स के लिए। ठीक है, अब ऐसे मटेरियल्स के लिए जब हमारा डाइपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो इसका नाम भी होता है, इसका नाम होता है लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स। लीनियर, ऐसे मटेरियल्स इनके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ऐसे मटेरियल्स को लोग बोलते हैं। इसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है लेकिन जानकारी के लिए बता दूं, लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स। एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि एग्जाम्स का टॉपिक है ही नहीं है। लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक, तो यहां पर भी आपने देखा, यहां पर भी अरेंजमेंट हो गया और यहां पे जब अरेंजमेंट हुआ तो इसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कि यहां पर हो गया पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब इनका पोलराइज हो जाना, मतलब इनका पॉजिटिव नेगेटिव हो जाना। वहां भी एक प्रकार का पोलराइजेशन ही हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन को कई लोग डिफाइन करने का तरीका ये होता है, पोलराइजेशन एक फिजिकल क्वांटिटी भी है, इसको कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। जब इसको हम कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं तो डाइपोल मोमेंट को हम स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करने लगते हैं। देखो मैंने यहाँ पे स्मॉल पी बनाने की कोशिश भी की थी, अपने आप हो गया मुझसे। डाइपोल मोमेंट को हम स्मॉल पी से लिख देते हैं और पोलराइजेशन को कैपिटल पी से। कहा जाता है कि डाइपोल मोमेंट जो होता है, जो नया डाइपोल मोमेंट बना है, पर यूनिट वॉल्यूम, उस मटेरियल का कितना वॉल्यूम है अगर उससे डिवाइड कर दिया जाए तो उस जो क्वांटिटी बन के आती है उसको बोलते हैं पोलराइजेशन। दिस इज नॉट आल्सो फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन पर्पज के लिए नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में पूछा जाता होगा लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछा नहीं जाता। लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि पोलराइजेशन क्या होता है। यही पोलराइजेशन है, इनका पॉजिटिव नेगेटिव हो जाना, इनका पॉजिटिव नेगेटिव हो जाना, यही पोलराइज्ड हो जाना है, पोलराइजेशन हो जाना है। आप पोलराइजेशन शब्द जो है, दिस इज द वेरी कॉमन वर्ड। पोलराइजेशन वर्ड जो है, दिस इज द वेरी कॉमन वर्ड। ठीक है, हमारी इंडियन पॉलिटिक्स में पोलराइजेशन शब्द बहुत चलता है। पोलराइजेशन को हिंदी में बोलते हैं ध्रुवीकरण। ठीक है, हमने अक्सर मीडिया में सुना हुआ है, ये नेता ध्रुवीकरण करता है। कुछ अच्छे पढ़े लिखे पत्रकार होते तो बोलते हैं नेता पोलराइजेशन करता है। पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पॉपुलेशन अगर कम्युनिटीज़ की देखी जाए तो हिंदू और मुस्लिम्स हैं। ठीक, तो ये दो तरीके के चार्ज पार्टिकल्स हो गए, एक पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक, तो क्या करते हैं पॉलिटिशियंस, क्या करते हैं, इन दोनों को पोलराइज कर देते हैं। पोलराइज करने का मतलब पॉजिटिव को अलग कर देते हैं, नेगेटिव को अलग कर देते हैं, फिर वो एक पर्टिकुलर से वोट बैंक कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वो सोसाइटी में हमारे लोगों के बीच में वो पोलराइजेशन कराते हैं। तो वैसे ही पोलराइजेशन यहाँ पर भी है। ये बहुत गंदा काम है, कभी भी आप इस चीज़ को फॉलो ना करें, ना इस पर विश्वास करें, क्योंकि हम स्टूडेंट्स या हम टीचर्स का एक ही रिलीजन है, वो है हमारा नेशन, हमारा राष्ट्र। ठीक, हमारा कोई दूसरा धर्म नहीं होता, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। तो हाँ,
एक बात हमारे ध्यान रखें, यहाँ पर मैंने क्या बताया, मैंने कहा यही चीज़ यहाँ पर भी नेगेटिव पॉजिटिव करा देना पोलराइजेशन है। और पोलराइजेशन का मतलब क्या है, डाइलेक्ट्रिक मोमेंट जो इंड्यूस्ड हुआ है, नया डाइपोल मोमेंट जो बना है पर यूनिट वॉल्यूम कितना बना है, इस चीज़ का जो इस मेजरमेंट है वो पोलराइजेशन है। और ये जो पोलराइजेशन हुआ यहाँ पर, ये पोलराइजेशन कैपिटल P जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक। और यहाँ पर हम लोग अगर ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहाँ पर एक हम लोग कांस्टेंट लाते हैं जो x जैसा बनता है, थोड़ा सा लंबा बना दो, तो इसको बोलते हैं हम लोग काई, ठीक है। मोदी जी होते तो कहते चाय, ठीक, काई बोलते हैं इसको, ठीक। इसको काई ई भी लिखा जाता है क्योंकि ये मैग्नेटिज्म भी होता है, जब आप मैग्नेट पढ़ोगे तब भी इस चीज़ को पढ़ोगे तो वहाँ पे हम लोग इसको काई एम लिखते हैं। बोला इसको जाता है ससेप्टिबिलिटी, इसको बोला जाता है ससेप्टिबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको भैया, ससेप्टिबिलिटी कांस्टेंट कहते हैं इसका। अगर हम बात करें कि ससेप्टिबिलिटी कांस्टेंट क्या होता है, वैसे इसके बारे में डिटेल स्टडी हमारे सिलेबस में नहीं है, किसी भी लेवल में नहीं, लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं। ये इस चीज का मेजरमेंट है कि कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कैसा डाइलेक्ट्रिक है। किसी की अगर वैल्यू, ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू किसी मटेरियल के लिए अगर ज्यादा हुई, इसका मतलब वो ज्यादा अच्छा डाइलेक्ट्रिक है। अगर उसकी वैल्यू डाइलेक्ट्रिक की खराब हुई, मतलब ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू खराब हुई, इसका मतलब वो ज्यादा अच्छा पोलराइज नहीं होगा। तो जो जितना अच्छा पोलराइज हो सकता है उसकी ससेप्टिबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। ये इस बात का मेजरमेंट है कितनी फील्ड देने पर कोई कितना पोलराइज हो जाएगा। अगर थोड़ी सी फील्ड देने पर ज़्यादा पोलराइज हो गया, इसका मतलब वो ज़्यादा अच्छा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल था। तो ये इसी चीज़ का मेजरमेंट है और इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ससेप्टिबिलिटी कांस्टेंट कहते हैं। और कहा जाता है कि ये डाइपोल की स्ट्रेंथ की बात है कि डाइपोल कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड को, कितनी कम इलेक्ट्रिक फील्ड पर कितना ज़्यादा पोलराइजेशन कर सकता है, ये इस चीज़ का मेजरमेंट है। तो इस तरीके से आज आप लोगों ने क्लास में सीखा कि किस तरीके से हमारे जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं वो किस तरीके से एक्सटर्नल फील्ड में रखने पर पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव हो जाते हैं। अब आप लोग हमसे एक चीज़ और जानना चाह रहे होंगे कि सर आपने इस टॉपिक को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से अभी तक लिंक नहीं किया है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। तो हमने आप लोगों को डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पढ़ाया, आपने देखा कि जो पोलर और नॉन पोलर दोनों होते हैं, बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों का बिहेवियर लगभग सेम हो जाता है। और जो नॉन पोलर होते हैं वास्तव में वो ऑलरेडी पोलराइज्ड होते हैं, इसलिए उनका जो नेट डाइपोल मोमेंट बन के आता है वो काफ़ी ज़्यादा बन के आता है। और जो हमारे पोलर वालों का ज़्यादा बन के आता है, जो नॉन पोलर वाले होते हैं उनका थोड़ा कम होता है क्योंकि उनमें सिर्फ सेपरेशन होता है। तो हमारा कोई भी डाइपोल मोमेंट बन के जो आया, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स और कंडक्टर्स में यही डिफरेंस है कि कंडक्टर्स में अगर मैं बात करूँ, दिस इज अ कंडक्टर, अगर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड में एक साथ रखे जाएँ और ये हमारा डाइलेक्ट्रिक है, तो दोनों में फ़र्क ये आएगा कि इसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई। क्यों इसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई? क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी थी वो इधर की ओर थी और जो बाहर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड थी बाहर की ओर, उधर की ओर थी, इसलिए दोनों इक्वल और अपोजिट थी, इसलिए जो नेट बनी वो जीरो हो गई। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर क्या होता है ये जानना जरूरी है। तो आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में पढ़ा हुआ है, मुझे बहुत अच्छे से याद है, आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में पढ़ा हुआ है। एक चाक ले लेता हूँ कि चाक काफ़ी हद तक घिस गई है, इतना तो मैं नहीं घिसा हूँ अभी तक। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में आपने पढ़ा है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को मैंने बताया था, इसे हम रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के को मैंने डिफाइन करते हुए बताया था कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, फ्री स्पेस में किन्हीं दो चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाला फोर्स अपॉन उन्हीं दो चार्ज पार्टिकल के बीच किसी मीडियम में लगने वाले फोर्सेस का जो रेशियो होता है वो उस मीडियम की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। ऐसे भी मैंने इसको एक्सप्लेन कराया होगा, अगर आप फर्स्ट वीडियो लेक्चर देखेंगे या सेकंड वीडियो लेक्चर देखेंगे तो उसमें ये चीज़ आप पाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर इसका क्या महत्व है, क्या इसका यूज है, ये जाना जरूरी है। तो देखिए बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड हम मान लेते हैं E0 है, अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट क्रिएट हुई है वो E' है। अगर हम बात करें, देखो सीधी सी बात, अगर हम बात करें कंडक्टर्स की तो ये और ये दोनों आपस में बराबर हो जाती हैं, इसलिए नेट जो हो जाती है जीरो होती है। लेकिन जब हम बात करेंगे कि डाइलेक्ट्रिक्स में क्या होता है तो बहुत ध्यान से सुनिएगा डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक में जो नेट फील्ड क्रिएट होती है, इसके अंदर की जो नेट फील्ड है वो जो क्रिएट होती है वो इक्वल होती है किसके, ध्यान से सुनिएगा, E0 माइनस E', ये इतनी क्रिएट होती है। मतलब बाहर क्रिएट हो गई, बाहर है E0 और अंदर है E', तो ये इतनी क्रिएट हुई। तो अब हम इसको निकालें कैसे?
तो इसको निकालने का कोई तरीका हमारे पास नहीं है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टर्म में निकालने का तरीका है। तो इसके अंदर की जो फील्ड होती है, इसके अंदर जो फील्ड क्रिएट होती है वो होती है बाहरी फील्ड अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। ये ध्यान रखिएगा, बाहरी फील्ड अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, मतलब उस मटेरियल का आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए, वो मटेरियल किस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है ये पता होना चाहिए, और ये दोनों चीज़ें जैसे आपको पता चलेंगी उन दोनों का रेशियो निकाल दीजिए, मतलब जिस फील्ड में रखा है वो अपॉन इस मटेरियल का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है, हर एक मटेरियल की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की एक वैल्यू होती है, उस दोनों को पता है तो आपको उस मटेरियल के अंदर की फील्ड पता हो जाएगी। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि जितनी ज़्यादा बाहर की फील्ड होगी उतनी ही ज़्यादा अंदर की फील्ड होगी। ठीक, तो यहाँ पर E इक्वल्स टू ई नॉट बाई के, ये फार्मूला हमारे पास इंपॉर्टेंट आ गया कि E इक्वल्स टू जो होता है वो ई नॉट बाई के होता है। ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गया जिसका हम लोग भविष्य में यूज़ भी करेंगे, इसलिए इसको नोट कर लीजिए। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के जो अंदर की फील्ड होती है वो E इक्वल्स टू ई नॉट बाई के होती है। अभी आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट द कंडक्टर्स। कंडक्टर्स के लिए आपको मैं बता दूं कि कंडक्टर के लिए जैसे एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है, डू यू नो दिस, एयर हवा, वैक्यूम, फ्री स्पेस, इन सब के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है। वैसे ही कंडक्टर्स के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट होती है। अगर इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करें तो कंडक्टर की अंदर की फील्ड देखो कितनी आएगी, E इक्वल्स टू ई नॉट मतलब बाहरी फील्ड अपॉन इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, 1/0। ठीक, तो कितना आया, E इक्वल्स टू 0। देखिए इस फार्मूले से ये चीज़ आ गई जो मैं आपको बता रहा था। तो ये फार्मूला एक परफेक्ट फार्मूला है जिसकी जानकारी हमें होनी चाहिए थी। ठीक, आज हमें हो गई है। तो हमने देखिए फर्स्ट चैप्टर से आपके सेकंड चैप्टर के एक टॉपिक को कनेक्ट कर दिया और आपके पास इंफॉर्मेशन के साथ साथ अब आपके पास क्या पहुंच गई, नॉलेज। और उम्मीद करता हूं वो टॉपिक भी आपका तैयार हो गया होगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो पिछला टॉपिक आपने पढ़ा था वो आपको याद भी आ गया होगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने एक सिस्टमैटिक तरीके से आपने कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक मीडियम के बारे में पढ़ लिया, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के बारे में पढ़ लिया। सवाल ये आता है कि इसको हमें पढ़ाया क्यों जा रहा है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स को क्यों पढ़ाया जा रहा है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्टडिंग दिस मटेरियल। तो इसके लिए आपको जानकारी के लिए चाहूँगा बताना कि बेटा जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं इनका हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में यूज़ करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो हमारा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, ये बहुत जल्दी हमारे सामने आ रहा है हम लोगों के बीच। सॉरी, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है कैपेसिटेंस, मतलब कैपेसिटर। तो कैपेसिटर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो जल्दी हमारे बीच नेक्स्ट लेक्चर में आ रहा है। और उसमें कैपेसिटर एक डिवाइस है, कैपेसिटर इज अ डिवाइस। ठीक, उसका काम होता है, हल्का सा हिंट कर देता हूँ, उसका काम होता है चार्ज स्टोर करना, चार्ज स्टोर करना। क्योंकि ये जो टॉपिक है कैपेसिटर, ये वर्ड से बना हुआ है कैपेसिटी से, और कैपेसिटी शब्द में आपको पता है कि स्टोरेज वर्ड अपने आप में छुपा हुआ है। तो कैपेसिटी वर्ड से बनी जो डिवाइस है उसको बोलते हैं हम लोग कैपेसिटर। और कैपेसिटर का काम क्या है, क्योंकि इस चैप्टर में और कुछ हम स्टोर नहीं कर पाएंगे, इस चैप्टर में सिर्फ हम ये स्टोर करेंगे चार्ज को। तो चार्ज को जब हम स्टोर करते हैं तो उसमें स्टोर करने के लिए हमको उसके अंदर ऑलरेडी कोई चीज़ फिल करनी होती है ताकि चार्ज वहाँ पर स्टोर हो जाए। तो जो चीज़ हम फिल करते हैं वो हमारे होते हैं डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक, मटेरियल्स होते हैं। इसीलिए इस टॉपिक को इतनी डिटेल्स में हमने पढ़ा है। एग्जामिनेशन पर्पज की बात करूं तो एग्जामिनेशन पर्पज में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से कोई क्वेश्चन नहीं आता। डिफरेंशियल कई बार डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या आ जाती है, इन सब एक्सप्रेशन से आ जाती है। लेकिन अगर आप ये उम्मीद करें कि आप चैप्टर का बचा हुआ पार्ट, जो भी 50% चैप्टर में बचा हुआ है, ये हिस्सा जो चैप्टर का है, ये आप आज की क्लास के बिना पढ़ पाते तो ये कसम सी बात थी। इसलिए आज की क्लास में आप लोगों ने जो पढ़ा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था। और जितनी बेहतर तरीके से आपने पढ़ा है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको एक एक चीज़ पक्का पता चल गई होगी। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं तो लेट मी नो प्लीज़, मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कितनी विधिवत तरीके से चीज़ें समझ में आ गई हैं। ठीक, कमेंट, व्हाट्सएप, जिस भी तरीके से आप बताना चाहें। बेहतर होगा कि आप यूट्यूब पर ही कमेंट करके बताएं। दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें और समय देकर सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते रहें। ऐसा मत करिए कि आप पढ़ रहे हैं, आपका एक व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आता है। थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें आपको यहाँ और साझा करना चाहूँगा, वीडियो पर बने रहिएगा क्योंकि ये चीज़ें आपकी लाइफ चेंजिंग भी चीज़ें हैं। देखिए, जब हम ऑनलाइन एजुकेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, बड़ा इसका एक साइड इफेक्ट भी है। ऑनलाइन जब हम पढ़ रहे हैं तो हमारे पास कई बार व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आ जाते हैं, हम उसको देखने लगते हैं। कई बार फेसबुक नोटिफिकेशन आ गए, ट्विटर नोटिफिकेशन आ गए, इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशन आ गए। तो हम लेक्चर देख रहे हैं, साथ साथ में ये सब कर रहे हैं।
तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसा आप करेंगे तो आपके जो इंफॉर्मेशन के बीच बॉन्ड बन रहे थे, जिसकी वजह से आपका नॉलेज मेंटेन हो रहा था, ये बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे। और ये बॉन्ड अगर ब्रेक हो गए तो आपकी इन्फॉर्मेशन सिर्फ इन्फॉर्मेशन बन कर रह जाएगी, ये कभी नॉलेज नहीं बन पाएगी। और अगर ये नॉलेज नहीं बन पाएगी तो आपका पढ़ना बेकार हो जाएगा। इसलिए जब कभी भी आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो डू वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, आप अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा किनारे कर दें। जो भी तरीका है, अगर आप iOS यूज़ करते हैं, आईफोन आपके पास है, तो आप उसमें तो सेटिंग ही होती है कि आप इन पर्टिकुलर एप्लीकेशंस को आप ब्लॉक कर सकते हैं, उसका डाटा ऑफ कर सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनको आप लोग जानते होंगे, हमसे बेहतर जानते होंगे, क्योंकि हमसे बेहतर आप जनरेशन में हैं, तो आपका टेक्निकली आप हमसे ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, तो आप उन चीज़ों को जानते होंगे। तो कोशिश करिए ये सब चीज़ें थोड़ा सा ब्लॉक करिए। आप एकदम वैसे ही पढ़िए जैसे आप रियल क्लास में पढ़ाई करते हैं। इससे क्या होगा कि आप बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे। और पढ़ाते समय जैसे मैं बोलता हूँ तो मैं लिखता हूँ, मैं यहाँ पर देखिए बोल रहा हूँ तो मैं लाइनें खिंचा रहा हूँ, वैसे जब आप पढ़ रहे हैं तो आप भी लिखें, पढ़ते समय आप लिखें, आप नोट्स बनाएं, अपनी भाषा में बनाएं। अगर आपको हिंदी पसंद है तो आप हिंदी में बनाएं, अगर आपको इंग्लिश पसंद है तो आप इंग्लिश बनाएं, और आप बाइलिंगुअल नोट्स बनाना चाहते हैं तो बाइलिंगुअल नोट्स बनाएं, लेकिन ज़रूर बनाएं। जब आप पढ़ रहे हैं तो एक बात को ध्यान रखें, अगर आप मेरे वीडियो लेक्चर्स पढ़ रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी की बुक अपने साथ ज़रूर रखनी चाहिए, क्योंकि मैं जितना कंटेंट आपको डिलीवर कर रहा हूँ दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस। वो सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है, और सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है ये एनसीईआरटी डिसाइड करती है, ठीक। और वास्तव में सच्चाई ये है कि मैं भी डिसाइड करता हूँ कि वहाँ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा आपको पुराना एक्सपीरियंस जो है आपके लिए बहुत काम आता है, कैसे क्वेश्चन आने वाले, क्या आने वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। तो जो मैं बता रहा हूँ उसको 100% पढ़िए। जैसे मैंने बताया आज की क्लास में आपने जितना कुछ पढ़ा दैट्स वाज द पर्पज ऑफ नॉलेज। ये बोर्ड एग्जामिनेशंस के पर्पज के लिए नहीं था, लेकिन अगर आप कहें कि इसको पढ़े बिना आप नंबर स्कोर कर पाएंगे तो आगे 50% चैप्टर को आप इसको पढ़े बिना नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए अगर ये नॉलेज आपको नहीं है तो आगे का 50% चैप्टर आपका खोखला हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तबीयत स्वास्थ्य बढ़िया रहा तो बहुत जल्दी आ जाएगी, कल ही या आज ही हो सकता है आ जाए, नहीं तो फिर थोड़ा सा समय लगता रहेगा, क्योंकि स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो रहा। अभी लगभग आपको पढ़ाया हूँ 40-45 मिनट और गले में समस्या चालू हो गई है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए और मस्ती के साथ पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं, फिर जय हिंद।